हाँ कौशिक साहब, आपने जो बात की बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो लोग शायद मिड टर्म इलेक्शन तक इस चीज को देखेंगे कि आखिर ट्रंप की स्थिति क्या होती है। मुझे लगता है धीरज कौल साहब को और विभूति झा साहब को, दोनों लोगों को दिखाइए, दोनों लोग अमेरिका से जुड़े हुए हैं। धीरज कौल साहब, मिड टर्म इलेक्शन का कितना असर पड़ेगा इन सब चीजों पे? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और देखिए, मैं सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, कैन यू हियर मी? मैं सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में हूँ। यहाँ बहुत बड़ी आबादी में ईरानियन लोग सेटल्ड हैं जिनके फैमिली या रिलेटिव्स वहाँ पे हैं। सो आई एम प्रीटी वेल कनेक्टेड विद देम। तो हमें इंफॉर्मेशंस वहाँ की जो मिलती हैं ऑन 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 ग्राउंड, ऑब्वियसली इट्स बायस्ड, क्योंकि हम्म, ये सब लोग असाइलम लेकर आए वहां से हैं और जुड़े इनके रहते अपने हैं। हम्म। रिजीम के खिलाफ इनकी अपनी ओपिनियंस हैं, बट स्टिल यू यू हैव टू टेक सम ऑफ द डाटा। लेकिन आप जो बात बता रहे हैं मिड टर्म से, देखिए इससे पहले मैं पेंसिल्वेनिया में था, आई वाज वेरी इन्वॉल्वड इन इट, और वो स्विंग स्टेट थी जिसने ट्रम्प को जिताया था। तो जो ग्राउंड पे मुद्दों से वो जीत के आए थे, अदर देन इलीगल इमिग्रेशन, मोस्ट ऑफ द एरिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, न्यू जॉब क्रिएशन, अगर आप पकड़ लीजिए, इन्फ्लेशन ऑन ग्राउंड को बहुत तेजी से कम करना, इसमें ज्यादा काम नहीं हुआ है। और पेंसिल्वेनिया स्टेट के अंदर जो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट गैस का भंडार है, उसके ऊपर हम लोग जो प्रॉमिसेस थे कि वहाँ पे जॉब क्रिएशन होगी, वहाँ पे कोल को हम रिसर्च करेंगे, गैस निकाल के वो करेंगे, उसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वो भी नहीं हुई है। मैं फिजिशियन भी हूँ, तो मैं आपको एक बात तो ज़रूर ट्रम्प को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि लाखों लोगों की ज़िंदगी और उनके परिवारों की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो रही थी फेंटेनिल से। सो फेंटेनिल के ऊपर एक बहुत अच्छा काम करंट गवर्नमेंट ने किया है, बिकॉज़ चाइना से आती थी, मेक्सिको इलीगल राउट्स के थ्रू यहाँ आती थी। काफ़ी उसमें कमी हुई है ड्रग ट्रैफिकिंग में, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, और इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर। लेकिन कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बहुत रिजेंटमेंट पब्लिक के अंदर है। कहीं न कहीं कैलिफोर्निया इज़ अ वेरी लिबरल स्टेट, डेमोक्रेट है, तो यहाँ तो डेफिनिटली ओवर एक्ज़ैजरेटेड होगा। लेकिन ओवरऑल यूएस के अंदर अगर आप देखें, तो ईरान वॉर का जो सपोर्ट था, वो काफ़ी ड्रॉप हुआ है। इवन मागा वोटर बैंक के अंदर भी अगर आप देखें, जो 100% ट्रम्प को बैक करते थे, अब 75 से 60-65% के करीब ही सपोर्ट बचा है हार्डकोर के अंदर भी, क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट्स के ऊपर ज़्यादा हमने वो नहीं देखा। इसके अलावा जो पोप के स्टेटमेंट्स आए थे कि अगर आपका खून बेगुनाह लोगों के हाथ से रंगा हुआ है, तो गॉड वोंट फॉरगिव यू, ने भी कहीं न कहीं रेज़ोनेट किया है। तो स्ट्रेसर्स तो हैं, और ये क्लियरली दिख रहे हैं जो अपने इलेक्टोरल के पास जाते हैं, सेनेटर्स, या अगर आप कांग्रेसमैन पकड़ें या उनके जो कार्यकर्ता हैं, मैं कइयों से कनेक्टेड हूँ, तो रिजेंटमेंट ऑन ग्राउंड डेफिनिटली उनको देना पड़ता है। और यहाँ पे यूएस की ब्यूटी ये है कि आप आराम से अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकते हैं, टाउन हॉल्स में जा सकते हैं, तो यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, और ये चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। तो कहीं न कहीं लोग वही सवाल पूछ रहे हैं, हमारा हेल्थ केयर का क्या हुआ? हमारी जॉब्स का क्या हुआ? ऑयल की प्राइसेज़ बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। ऑल्दो अभी हमारे नंबर जो आपके एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन, काफ़ी एक्सपर्ट्स ने दिया जिससे मैं एग्री करता हूँ, जो अभी ड्रॉप हुए हैं। लेकिन मैं एआई इन हेल्थ केयर सेक्टर से कनेक्टेड हूँ, तो एआई इज़ माय फोर्टे। तो एआई की जो जॉबलेसनेस नंबर्स हैं, उसमें 3 से 6 महीने का लैग है, जो हम एंटीसिपेट कर रहे हैं। तो इट विल वर्सन द अनएम्प्लॉयमेंट नंबर, जो अभी रिलेटिवली स्टेबल है। इसके अलावा जो आप ऑयल की मेरे से सवाल पूछना चाह रहे थे, देखिए 25% ऑफ ग्लोबल, अगर मैं आपको कुछ नंबर्स दे सकूं, तो तकरीबन तकरीबन 2.8 बिलियन बिलियन विद बी बैरल, जब से फरवरी शुरू हुआ है, लड़ाई शुरू हुई है, वो साइडलाइंस पे पहुंच चुका है। 25% तो हम सब जानते हैं वो नंबर, जो कि हरमुज से निकल के आता है। इसके अलावा मैंने कुछ हफ्ते पहले आपको इंडिकेशंस दिए थे, अब दुनिया रेड सी की तरफ देख रही है, क्योंकि जो सऊदी ने अपनी पाइपलाइन बिछाई थी टू डाइवर्ट, अब वो बाबल मंदक के ऊपर भी वहां पे हमें दिख रहे हैं स्ट्रेन पॉइंट्स, और वहां के जो रिफाइनरी है उसके ऊपर भी है। इसके अलावा एक बड़ा क्रिटिकल नंबर होता है, जितनी भी रिफाइनरीज होती हैं उनके पास रिजर्व्स होते हैं काफी बड़ी मात्रा में, क्योंकि रिफाइनरी का चलते रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको आप ठप नहीं, आज बंद करके कल दोबारा चालू करेंगे, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो वो भी बड़े ऑल टाइम लो के ऊपर है इस टाइम ग्लोबल, अगर आप रिफाइनरीज का देखें। और अभी हमारा क्रूड पीछे 80 के करीब टच हुआ था, वापस 82 83 पे है। अगर ब्रेंड देखेंगे तो 90 के करीब आ रहा है। तो ओवरऑल जो स्थितियां हैं, जो आपने ऑलरेडी मेंशन कर दी, जो उन्होंने हार्डलाइनर्स को भी लाया लास्ट ये वीकेंड के ऊपर, और ये इनका पहला अपीयरेंस था आफ्टर द फेब्रुअरी अटैक, व्हिच इज अ बिग डील। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अपनी जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आईआरजीसी के साथ साथ मैं भी एक हार्ड लाइन मूव ले सकता हूँ।
क्योंकि जो ये डिमांड्स लेकिन हैं इसका फायदा इसके कितना होगा? यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, इसका फायदा कितना होगा? विभूति जी, ये जो अभी धीरज कौल साहब ने कहा कि जिन वादों के साथ चुनाव लड़ करके आए थे वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन वादों का क्या हुआ, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो। और जब से ईरान वॉर शुरू हुआ है अब जाकर के उनके पॉपुलैरिटी में काफी कमी देखने को मिल रही है। आपको लगता है ऐसा? आप भी यही फील कर रहे हैं वहां पे? देखिए, ऐसा है कि धीरज जी ने सही बात कही है कि इलेक्शन का जो माहौल है, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी हस्ती है इलेक्शन, जिसमें जनता अपना वोट देती है, क्या सच क्या झूठ। हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी चीजों को मैनेज किया जाता है। तो यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आज की तारीख में थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, आप समझिए कि हम 7, 8, 9 लोग बैठे हैं इस शो में लाइव फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू मी इन न्यूयॉर्क एंड डीसी एंड पीपल इन लंदन एंड यू इन बॉम्बे और दिल्ली, वेरेवर। इतने सारे लोग जो जुड़े हैं, इसका जो मैं कहता हूं कि टेक्टोनिक शिफ्ट ब्रॉट बाय टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हम आदान प्रदान का जो करते हैं बात, तो इस और ये भी आपको पता है कि पॉलिटिक्स में 7 दिन तो छोड़िए, 7 घंटे बहुत दिन हो, 7 घंटों का बहुत महत्व है। 2-3 चीजें हुई हैं अमेरिका में। एक तो हुआ है जो भारत में डिलिमिटेशन की बात चल रही है, यहाँ पे इनका कांग्रेशनल रीडिस्ट्रिक्टिंग होता है। तो उसमें टेक्सास में, फ्लोरिडा में उन्होंने इस तरह से रीडिस्ट्रिक्टिंग की है, हुआ है, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी वालों ने अपना किया है, कैलिफोर्निया में रिपब्लिकन्स ने यहाँ किया है। नेट रिपब्लिकन पार्टी विल गेट बेनिफिट in the House of Representative election. The second part is visuals. अब आप देखें कि ट्रंप ने 11 मिलियन जो इतने इलीगल्स आए थे उसको जीरो कर दिया है साहब। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है अमेरिका में। इवन मैक्सिकन्स, इवन लैटिनोज आर वेरी अपसेट विद दैट। कौन चाहता है कि उस पर लांछन लगे कि उनके इलाके के लोग अनरिलायबल हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, गुंडे हैं, रेपिस्ट हैं? कोई नहीं चाहता। तीसरी बात आप ये देखें कि ट्रंप पे बाइडेन ने प्रहार किया था कि अगर इमिग्रेशन रोकना है इलीगल तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन दो, जजेस दो, इमिग्रेशन अटॉर्नी दो। ट्रंप ने प्रूव कर दिया, यू डिड नॉट नीड एनी ऑफ दोज, यू नीडेड अ गुड प्रेसिडेंट टू टेक अ पॉलिसी डिसीजन। चौथी बात, इमिग्रेशन जो है यूरोप को खा चुका है। आप लंदन में रहने वाले लोग जानते हैं इस बात को कि यूरोप इमिग्रेशन से त्रस्त है आज की तारीख में। ये दृश्य अमेरिकन को दिखता है, वो बहुत गंदी चीज हो रही। तो ट्रंप ने अपना इलेक्शन का वादा, इमिग्रेशन, होल्डिंग द डॉलर, कीपिंग द डेफिसिट एट द सेम लेवल, चेकिंग NATO, दैट्स अ बिग वन एक्चुअली फॉर अमेरिकन्स टू नो। 80% NATO का बजट अमेरिका भरता था, उन्होंने 2% लाया, 2% से 5% किया, और अब यूरोपियन दे रहे हैं 5% भी। तो आप सोचिए उन्होंने कितनी सारी उथल पुथल की है व्यवस्था में। ये चीज अमेरिकन वोटर्स देख रहा है। अगर एक लाइन में पूछूं, मैं अगर एक लाइन में पूछूं आपसे, तो यूएस ईरान वॉर में पूरी दुनिया में अमेरिका की जो फजीहत हो रही है उससे ट्रंप के वोट पे, ट्रंप के मिड टर्म इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा आप कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि अभी ईरान अगर कल मान लीजिए ईरान खींच रहा है उस इलेक्शन को, राइट, कि इलेक्शन तक ट्रंप को नुकसान पहुंचा, वो उस कैलकुलेशन पे बैठा है, और ट्रंप का अपना कैलकुलेशन है। देखिए कौन किसका कैलकुलेशन जीतता है इलेक्शन के नाम पे। मेरा मत ये है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में एक ट्रंप को गिफ्ट मिला है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ट्रंप को जो गिफ्ट मिला है, फॉर्मेशन ऑफ DSA, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका, वो टोटली is that will result in Republicans and moderate votes coming to Trump. Bill Maher, ये अपना James Carville, my congressman, all of them are saying America is not for democratic socialists of America. That is a big धीरज gift. कौल साहब को जोड़ना चाहते हैं? हाँ, धीरज कौल साहब को जोड़ना चाहते हैं? या मैं एक बात विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये बोलना चाहूंगा कि जो ट्रंप ने पहले अपने इलेक्शन के दौरान वादा किया था, वो उस पे बिल्कुल सीरियसली हर जगह बोलते हैं, जो कि मैं भी एग्री करता हूँ। न्यूक्लियर IRGC दुनिया में कोई टॉलरेट नहीं कर पाएगा, और ये जो मैरीटाइम चुंगी वसूलने का काम है, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो फाइनेंशियल
सेक्टर है, क्योंकि मैं कंसल्टिंग करता हूँ, बायोटेक से ले लीजिए आप, एआई से ले लीजिए, दुनिया भर का पैसा यूएस के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट हो रहा है। तो कहीं न कहीं इकोनॉमी की स्ट्रेंथ रियल है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, और ट्रम्प की लीडरशिप में डेफिनिटली इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा मिला है। और जो एंटरप्रेन्योर है, अगर ये मत भूलिए कि तकरीबन $15 ट्रिलियन के एमओयूज़ साइन्ड हैं, जो कि री-इन्वेस्ट होंगे, जो ऑन पेपर हैं। इसके अलावा जो बात हुई है, वो तो और भी उससे ज़्यादा हुई है। तो कहीं न कहीं स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉलर, ये एक रियल फिनोमेना है, लेकिन चाइना, रशिया और एक दूसरा एक्सेस है, जो उससे डी-डॉलराइज़ेशन की तरफ काम कर रहा है। मैं एक छोटा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, इफ यू परमिट। जी ये जल्दी से। थोड़ा-सा मुझे लगता है भारत के सापेक्ष में थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, कि जो रिसेंटली पैक्ट साइन हुआ है टर्की, पाकिस्तान और सऊदी, मेरा ये फ़ियर है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में फाइनेंशियल हेल्प पाकिस्तान आर्मी को स्ट्रेंथनिंग में मिलेगी, क्योंकि मैन पावर शायद वही प्रोवाइड करेगा। और काफ़ी बात हो रही है कि रेड सी के प्रोटेक्शन के लिए क्या पाकिस्तान की नेवी, आर्मी डिप्लॉय होगी। तो पाकिस्तान तो हर चीज़ पैसे के लिए करता है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर फ्लो फ्रॉम अ सऊदी रैंसम पॉइंट ऑफ व्यू सप्लाई दिख सकता है। और टेक्नोलॉजी, नेटो एक मेंबर टर्की भी है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये टू आपने सी इंटरेस्टिंग हाउ पॉइंट इट आपने पैन्स उठाया। आउट। ये हाँ, ये आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया। अम्बेसडर दयाल साहब, इसको कैसे देख रहे हैं, इस डेवलपमेंट को? लक्ष्मण जी, आपको तो मालूम है, मैंने हाल में ही इस पे 2-3 आर्टिकल्स लिखे हैं जो हाँ, इंडियन इसीलिए मीडिया मैंने में पूछा भी आपसे, मैंने पढ़ा भी था आपका लेकिन आर्टिकल। देखिए, आज जो हमारी बातचीत होनी चाहिए, वो सिर्फ ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में बढ़ता जाता तनाव, इस पे होनी चाहिए। जरूर ट्रम्प साहब ने बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, इमिग्रेशन को, जो इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल किया है, और बहुत से और अचीवमेंट्स हैं। लेकिन देखिए, वो सब बातें जो है आज के मुद्दे से हट के हमें सिर्फ इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके तनाव है, क्या वो कम हो सकता है या वो बढ़ता जा रहा है। मेरे विचार में ये जो दोनों साइड्स की और नई डिमांड्स आई हैं कॉम्पनसेशन को लेके, इनसे तनाव और बढ़ रहा है। और मेरे विचार में ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। ईरान को तो हो ही रहा है, गल्फ कंट्रीज को तो हो ही रहा है, लेकिन जो और भी कंट्रीज हैं एशिया में, यूरोप में, उन सब की जो इकोनॉमीज पे बहुत नुकसानदेह असर होगा। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है, अब रेड सी से जो ट्रेड जाता है, बाबन मंदब वहां भी बंद हो रहा है, हुटीज अटैक कर रहे हैं, सुएज कैनाल बंद होता जा रहा है। तो इन सब से जो ग्लोबल इकोनॉमी पे लेकिन इसमें जो असर हो रहा है वो बहुत नेगेटिव है मेरे विचार लेकिन में। इस अम्बेसडर सबसे दयाल, एक चीज महत्वपूर्ण जो आपने ये है, जो आपने काफी और इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट विचार कहा कि ये बढ़ता जा रहा है तनाव, इसको मैं जोड़ रहा था कुछ देर पहले। नरेश कौशिक साहब ने जो फैक्ट रखा कि आईआरजीसी में जिस तरह से बदलाव किया गया, ईरान में जिस तरह से सत्ता में बदलाव किया जा रहा है, तो वो ज़्यादा आक्रामक हैं पहले के मुकाबले। तो ऐसे में जिस शांति की उम्मीद हम कर बैठे हैं वो कहीं बेमानी तो नहीं है थॉमस मैथ्यू साहब? अगर आक्रामक लीडरशिप वहाँ पे आ रही है, आईआरजीसी में जो ट्रांसफर नए नियुक्तियां की गई हैं, ये सब आपको लगता है कि हिम्मत करें कि ट्रंप के खिलाफ और कुछ कड़ा रुख अपनाया जाए? क्या कर सकता है? सी आईआरजीसी पहले से ही ईरानियन लीडरशिप को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे। अब क्या है, अच्छा। अब थोड़ा आगे आ गया। इसका मतलब क्या है? सी वो जो भी थ्रेट दे सकता है, बट क्या क्या करोगे, कितना इंप्लीमेंट करोगे? और जैसे जाज साहब ने और कौल साहब ने लास्ट बोला, सी ट्रंप का पोजीशन वीक नहीं है। ये नवंबर मिड टर्म इलेक्शन में भी वो सेनेट टिप हो नहीं सकता है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी ज्यादा फर्क तो होने वाला नहीं है। और अमेरिकन इकोनॉमी वीक है ही नहीं। यस, वो जीडीपी ग्रोथ में थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन हुआ है, बट दैट डजंट मीन दैट ही इज इन अ वीक पोजीशन। ट्रंप सेज दिस इज अ स्टील वॉल। मेरे को कहना है कि लाइक प्रभुदयाल साहब ने बोला कि इंपैक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, बट दैट इज अ रियलिटी। आई मीन वो रियलिटी इट इज लाइक द योम किपुर वॉर। दैट इज द योम किपुर वॉर में देयर वाज एन ऑयल एनर्जी वर्ल्ड क्राइसिस। इससे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है।
बट अमेरिकन के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं हुआ मेरे ख्याल में. दिस विल कंटिन्यू. डिसाइड है कि ट्रम्प को प्रेशराइज करे नवंबर तक. मेरे ख्याल में दैट विल नॉट वर्क बिकॉज लाइक प्रभु दयाल साहब said that now American president said 50 साल का कॉम्पनसेशन हमें दे दीजिए. If अमेरिकन प्रेसिडेंट का स्टेक और अमेरिकन प्रेसिडेंट का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में इतना थ्रेट होगा तो इस तरह एक डिमांड नहीं रख लेता. तो मेरे ख्याल में ये जो है IRGC का लीडरशिप को उनको नेशनल सिक्योरिटी चीफ बना लिया. ये इसमें से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास है क्या है 2-3 मिसाइल हो, बट द इम्पैक्ट डैमेज जो कर सकता इज लिमिटेड. एंड एक और चीज में बता रहा हूं मेरे ख्याल में ये दैट इज ऑल दिस डिफेंस मिसाइल्स का कमी है. बट जब अमेरिकन कंप्लीट पावर अनलिश करेगा ना ईरान के ऊपर इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट. एंड विद मेरे ख्याल में विद इसराइल कुछ ना कुछ इंटरनल चेंजेस ईरान में हो सकता है. दिस इज माय रीडिंग. इंटरनल चेंजेस. नरेश कौशिक साहब कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? जी मुझे नहीं लगता है ऐसा होने जा रहा है क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ईरान जो है कोई हमले रोक नहीं रहा है. पिछले 2 हफ्ते में उसने 22 जगह 22 मिसाइल दागे हैं और इन 2 हफ्तों में कोई बहुत ज्यादा अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं हुई है. इससे लगता है कि ईरान का प्रेशर बढ़ रहा है. दूसरी तरफ यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के जो हॉक्स हैं ईरान हॉक्स वो तो बार बार उनको कह रहे हैं कि बड़े जोर से हमला करो. सेना तैयार नहीं है क्योंकि सेना के पास में इतना आर्सेनल जितना होना चाहिए वो नहीं बचा है. और इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि वहां कोई बहुत उनको फर्क नहीं पड़ेगा मध्यावधि चुनाव में, मैं इससे सहमत नहीं हूं. उसकी वजह क्या है कि देखिए इस समय कोई 24% लोग हैं, 24 या 28% लोग ऐसे हैं सिर्फ जो कहते हैं कि हम ट्रंप का जो ईरान का जो ऑपरेशन है, ईरान की लड़ाई है, उसका समर्थन कर रहे हैं. यानी इसका मतलब यह है कि कोई 3/4 लोग अमेरिका में इस लड़ाई के पक्ष में नहीं है, जो ट्रंप के पक्ष में नहीं है. तो ईरान में जो ट्रंप ने किया है वो दरअसल अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की कम से कम वियतनाम युद्ध के बाद, अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ना भी कहें तो वियतनाम युद्ध के बाद में सबसे बड़ी पराजय है. क्योंकि अमेरिका ने जितना अपने को ह्यूमिलिएट कराया है इस लड़ाई से, और वो भी ट्रंप की वजह से, मैं मानने को तैयार नहीं उसका असर नहीं होगा. तो अमेरिका में जो है इस पे कौशिक साहब इस पे मैं दरअसल दोनों जो अमेरिका से जुड़े मेहमान हैं उनसे पूछूंगा मैं. और मेरा एक सवाल और है कि मान ले मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा तकनीकी पहलू इस पर ही बातचीत करूंगा. लेकिन एक सवाल जो थॉमस मैथ्यू साहब ने कहा कि IRGC में जो बदलाव हुआ है क्या कर लेंगे उनके पास, मतलब दरअसल कहना चाहते हैं उनके पास क्षमताएं उतनी बची हैं क्या? छोटा सा कमेंट चाहूंगा कमर आगा साहब आपका. देखिए, जब तक वो उनका युद्ध चल रहा है अमेरिका से, वो हमेशा हार्ड लाइनर्स को ही सत्ता में रखते हैं. ये पुराना उनका तरीका रहा है. और फिर जब हार्ड लाइनर रख के कुछ बिगाड़ लेंगे अमेरिका क्या? अब उतनी शक्ति बची है पहले की तरह? बिगाड़ नहीं लेना इस वक्त उनकी नेसेसिटी होती है. एक तरफ जनता को लेके चलना, दूसरी तरफ ये कि रीजन को वो देखते हैं. अमेरिका को बिगाड़ना कोई आसान काम नहीं है. अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन अभी तक उनको ईरान को हरा नहीं पाया है. अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे पैसे वाला देश है. शक्ति और पैसा ही काम नहीं देता दुनिया में, और भी बहुत से टूल्स होते हैं. दूसरी बात यह है कि वो जब तक अपने को एक पोस्चरिंग है कि हम बहुत स्ट्रांग स्टैंड ले रहे हैं, हम सारे लोगों का अपॉइंटमेंट भी उनका किया जो हार्ड लाइनर है, लेकिन दूसरी तरफ वो कभी भी अपना जो सॉफ्ट लाइनर हैं उनको अबंडन नहीं करते. वो बातचीत उन्हीं से करवाते हैं. और उसके बाद ये होता है कि फिर ये जो होते हैं लिबरल्स जो होते हैं उनको वो सत्ता में लाते हैं और डेवलपमेंट और बातचीत और फिर इंटरनल काम करने लगते हैं. IRGC को हटा दिया जाता है. ऐसे ये उनका बहुत समय से चल रहा है. हम देख रहे हैं इस दफे भी उन्हीं ने वही किया. दूसरी वजह ये है कि गल्फ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है.
आप सोच ही नहीं सकते कितना बड़ा चेंज हो रहा है। वो जो रोल इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है, ये रोल इजराइल को करना था वहां पे। इजराइल के उन्होंने सोचा था सऊदी अरबिया अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करेगा, इजरायली फोर्सेस आएंगी, इजरायली फोर्सेस इस रीजन को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिकन और यूरोपियन सब समझ गए कि इजराइल नहीं आ सकता उस क्षेत्र में, इसलिए अमेरिकन पाकिस्तानी को इनकरेज कर रहे हैं कि वो रोल वहां पे प्ले बिल्कुल, करे। ये जो बात आपने कही, हाँ कमर आगा साहब, ये जो बात आपने कि पूरे गल्फ में काफ़ी बड़ा चेंज आ रहा है, इस पर भी उन्होंने चर्चा करेंगे। क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, मैं ज़्यादा समय तक ब्रेक को टाल नहीं सकता हूँ। छोटे से ब्रेक पर जल्द लौटते हैं, इस चर्चा को जारी रखें, कहीं जाइएगा नहीं।